नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है रानी की। रानी जिसके की माता पिता उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने माता पिता की इकलौती और दुलारी बेटी थी। माता पिता के साथ उसके बिताए हुए दिन शायद उसकी किस्मत में कम ही लिखे हुए थे। इसलिए कुछ समय के बाद जब लगभग रानी की उम्र 12 साल की रही होगी, उसके माता पिता का अचानक एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो दोनों रानी का साथ छोड़कर चल बसे और उसके बाद रानी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रानी का ख्याल रखने के लिए उसके मामा मामी आगे आए, क्योंकि रानी के नाम पर काफ़ी सारी धन दौलत उसके माता पिता लिख कर गए थे और रानी के बालिग होने के बाद वो सारी दौलत रानी को मिलने वाली थी। मामा मामी ने रानी को अपने साथ रख तो लिया, लेकिन रानी के ज़िंदगी की वो कमी, वो अकेलापन वो कभी भी दूर नहीं कर पाए, या यूं कह सकते हैं कि वो कभी दूर करना ही नहीं चाहते थे। रानी काफ़ी समय तक खुद को संभालने में लगी हुई थी, लेकिन बार बार हर बात पर, हर चीज़ पर रानी को यही लगता कि अगर आज उसके माता पिता उसके साथ होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो काफ़ी खुश रहती, लेकिन ऐसा था नहीं। इस वजह से रानी हर बार ये चीज़ें सोचकर सिर्फ और सिर्फ खुद को मायूस और उदास ही किया करती थी। रानी जहाँ जिस शहर में रहती थी, वहाँ उस शहर में रानी के कुछ ही दोस्त थे जो कि उसके स्कूल फ्रेंड्स थे। और रानी एक बार अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर स्कूल के बाद घूमने जाने वाली थी और वो लोग शहर से थोड़ा दूर बाहर निकलकर घूमने के लिए आने वाले थे। रानी ने अपने मामा मामी से इस बात की परमिशन मांगी और मामा मामी ने भी हाँ कर दी थी। रानी उनके साथ घूमने के लिए तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसका मन काफ़ी उदास था, बेचैन था और दोस्त सारे रानी को नॉर्मल करने की कोशिश में लगे हुए थे। घूमते घूमते उनके रास्ते में एक अजीब सा झोपड़ी या फिर पुराना खंडहर मंदिर की तरह कुछ उसे दिखाई दिया, जो देखकर रानी को ऐसा लगा जैसे वो जगह उसे काफ़ी जानी पहचानी दिखाई दे रही है। रानी ने अपने दोस्तों को वहाँ रुकने के लिए कहा। सारे दोस्त वहाँ पर रुक गए और पूछने लगे, क्या हो गया, तूने यहाँ पर रुकने के लिए क्यों बोला है? रानी ने कहा, पता नहीं यार, जाते वक्त जब इस जगह पर नज़र पड़ी तो लगा जैसे ये जगह जानी पहचानी सी है। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, इस जगह से कोई कनेक्शन सा फील हो रहा है। इस पर रानी के एक दोस्त ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है ये जगह कौन सी है और इसके बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं? रानी ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो शहर से इतनी बाहर, जहाँ तक मुझे याद है, आज पहली बार ही आई हूँ शायद, क्योंकि अगर मैं गई भी हूँ तो मुझे ये जगह तो बिल्कुल याद नहीं है। इसलिए तू बता, क्या है ऐसा इस जगह में और तू ऐसे क्यों बोल रहा है? दोस्त ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। दोस्त ने कहा, ये जगह कहते हैं एक बहुत पुराने और पहुँचे हुए तांत्रिक की जगह है। यहाँ पर वो अकेला रहकर तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ किया करता था। उसके वश में बहुत सारी आत्माएं थीं और जब से वो तांत्रिक यहाँ से चला गया है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने ऐसी ऐसी आत्माओं को अपने बस में कर रखा था, जिन आत्माओं को दुनिया में शायद कोई भी तांत्रिक आज तक ना तो पकड़ पाए ना उन तक पहुंच पाए। और इस तांत्रिक ने उन सारी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था, जिसके वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सबसे शक्तिशाली आत्मा उसने पकड़ी थी
उस आत्मा को पकड़ने के बाद से ही वो तांत्रिक गायब हो गया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी आत्मा ने तांत्रिक को अपने कैद में कर लिया है और वो तांत्रिक यही है, लेकिन अब वो समाधि में जा चुका है, जिसकी वजह से वो किसी को दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या सच है। हाँ, बस इस जगह पर जाना सही नहीं है, ये बात सारे लोग कहते हैं, और इस जगह के आसपास यहाँ इतनी देर रुकना भी सही नहीं है। तो चलो, हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये बातें सुनकर रानी के दिमाग में कुछ अजीब सी ही हलचल होने लगी। रानी को ये बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और आत्माओं को बुलाना, उनसे बात करना, मतलब अगर वो इस जगह पर आए और अगर उसे वो तांत्रिक मिल जाए तो उसका काम भी हो सकता है। यही बात सोचकर रानी आज 6 महीने के बाद पहली बार मुस्कुराई थी, और उसकी ये मुस्कुराहट दोस्तों को ऐसा लगा जैसे बाहर निकलकर घूमने की वजह से है। सारे दोस्त वहाँ से आगे बढ़ गए। वहाँ से आगे ही एक बहुत अच्छा गार्डन था, जो जगह वो लोग देखने, घूमने और वहाँ पर खेलने कूदने के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर तक सारे दोस्त मिलकर वहाँ खेलते रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया, और आज तो रानी भी थोड़ी खुश लग रही थी, हंस रही थी, दोस्तों से बातें कर रही थी। ये काफ़ी समय बाद हुआ था। दोस्तों को भी लगा उनका प्लान शायद सक्सेसफुल रहा है, और अब समय हो चला था कि वो घर के लिए वापस निकल जाएं। सारे दोस्त वहाँ से एक साथ घर के लिए निकल गए, और रास्ते में आते वक्त फिर से वही जगह पड़ी। रानी ने उस जगह को देखते देखते अचानक अपने दोस्तों को आवाज़ देकर रुकने के लिए कहा। सारे दोस्त फिर से रुक गए थे, और सबने पूछा, अब क्या हो गया, फिर से क्यों रुकने के लिए बोल रही है? चलना, खेलने में समय का पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई है, और वैसे भी मैंने ज़्यादा देर के लिए अपने घर से परमिशन नहीं ली थी। मुझे अगर लेट हो गया घर पर पहुंचने में तो फिर मुझे मम्मी कहीं निकलने ही नहीं देगी। वैसे भी यहाँ से अभी थोड़ा टाइम है हम लोग को घर पहुँचने में, क्या बात है? फिर रानी ने बहाना बनाते हुए कहा, हम जहाँ वहाँ पार्क में गए थे ना, मुझे लग रहा है मेरी टाई वहीं पर गिर गई है, और टाई तो बहुत ज़रूरी है ना, मेरे पास दूसरी भी नहीं है, कल स्कूल के लिए तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए तुम लोग सब आगे बढ़ो, मैं जाती हूँ उस पार्क में, जाकर अपनी टाई ढूंढ कर लाती हूँ। तुम लोग सबको देर हो रही होगी तो तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मुझे अब ये रास्ता याद हो गया है, मैं घर वापस आ जाऊँगी। दोस्तों ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रानी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा उसे वो टाई चाहिए ही चाहिए, वरना स्कूल में कल उसे पनिश किया जाएगा। दोस्तों को भी ये बात सही लगी, इसलिए किसी ने ज़्यादा बहस नहीं की। सारे बच्चे पहले ही काफ़ी देर हो चुके थे, इस वजह से बच्चे अपने रास्ते पर निकल गए, और रानी वहीं खड़ी होकर उन्हें अपने नज़रों से ओझल होते हुए देख रही थी। वो तो इस ताक में थी कि उसके दोस्त यहाँ से आगे निकल जाएं, तब वो इस तांत्रिक वाली जगह पर जाएगी और जाकर तांत्रिक को ढूंढेगी, ताकि वो तांत्रिक के माध्यम से अपने माता पिता की आत्मा को बुला सके, या फिर उनसे बात कर सके कि वो उसे अकेला छोड़कर ऐसे क्यों चले गए। वो चाहती थी कि उसके माता पिता अब या तो उसके साथ चाहे किसी भी रूप में आकर फिर से रहें, या फिर उसे अपने साथ लेकर उनकी जगह पर चले जाएं। फिर रानी ने वही किया। उसकी आंखों के सामने उसके सारे दोस्त जैसे ही दूर हुए, रानी भागकर उस तांत्रिक वाले खंडहर में और आश्रम में पहुंच चुकी थी। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसे बहुत ज़्यादा डर का एहसास हो रहा था। रानी काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसे अंदर तो जाना ही था, क्योंकि उसे तांत्रिक को ढूंढना था, उससे बात करनी थी। लगभग
थोड़ी ही देर में रानी ने उस पूरी जगह को अच्छी तरह से देख लिया, उसकी जांच पड़ताल कर ली, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी तंत्र मंत्र की सामग्रियों के अलावा बाकी कुछ भी नहीं रखा हुआ था। रानी अब काफ़ी उदास हो चुकी थी और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसकी एक आखिरी उम्मीद थी इस जगह से, वो भी अब टूट चुकी है। वो क्या करेगी? वो कैसे अपने माता पिता से मिलेगी? और वो बार बार किसी को मदद के लिए पुकारने लगी। वो ये कहने लगी, कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करेगा? मुझे मेरे माता पिता से बात करनी है, उनसे मिलना है। कोई है जो मुझे आत्माओं से बात करवा सकता है? मुझे बात करनी है। शायद उसकी यह आवाज़ वहाँ पर सुनने वाला उसके हिसाब से कोई भी नहीं था, लेकिन रानी गलत थी। रानी ने काफ़ी देर तक वहाँ बैठकर रोना धोना किया और अपने मन को थोड़ा हल्का किया। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगी। जब रानी वहाँ से उठकर जा रही थी, उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा है, और रानी जब जब पलट कर देखती उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। रानी जब वहाँ से जा रही थी तो शायद गलती से या फिर रानी ने जानबूझकर वहाँ से एक छोटा सा काफ़ी चमकीला सा पत्थर उठाकर अपने बैग में रख लिया था, क्योंकि वो पत्थर उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। वो पत्थर काफ़ी खूबसूरत था देखने में, और रानी ने उस पत्थर को अपने साथ लेकर जाना सही समझा। इसलिए रानी वहाँ से अब निकलकर घर पर पहुँच चुकी थी। जब वो घर पर आई तो मामा मामी ने काफ़ी सवाल जवाब किए। रानी ने झूठे बहाने बना दिए कि उसकी साइकिल पंचर हो गई थी, वो दोस्तों के साथ थी, बात करते करते समय का पता नहीं चला। आखिरकार मामा ने ये सोचकर ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि 6 महीने के बाद वो पहली बार कहीं बाहर गई थी, इसलिए जाने दो। रानी जैसे जैसे अपने घर के अंदर कदम रखते जा रही थी, वैसे वैसे उसके कदमों के पीछे एक काले धब्बे से पैरों के निशान बनते जा रहे थे। मामा मामी ने जब उन निशानों पर गौर किया तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा, और उन्हें ये लगा कि हो सकता है रानी के ही जूतों में ऐसी काली मिट्टी लगकर आ गई हो। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वो काली मिट्टी नहीं, वो तो शमशान की राख जैसी नज़र आ रही थी। थोड़ी देर के लिए उन्हें काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने रानी से फिर से एक बार पूछा कि रानी कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है। रानी ने सच सच बताया कि वो उस पार्क में गई थी और वो वहाँ से आ रही है। फिर मामा जी को ये बात काफ़ी अजीब लगी कि उस पार्क के आसपास तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से ऐसी राख उसके जूतों में लगकर घर तक आ जाए, और ये बात मामा ने मामी के सामने भी जाहिर नहीं होने दी और रानी को अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। रानी भी चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली गई। रानी जब कमरे में पहुंची तो वो अपना कमरा बंद करके वहाँ फूट फूट कर रोने लगी और बार बार इसी चीज़ को लेकर खुद पर गुस्सा होने लगी कि उसकी ये आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके बैग के अंदर से कोई चीज़ हिल रही हो, और उसने अपने बैग को तुरंत उठाकर खोल कर देखा। जब उसने खोल कर देखा तो बैग के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तभी उसकी नज़र उस चमकीले खूबसूरत पत्थर पर पड़ी और उसने एक बार फिर से उस पत्थर को निकालकर हाथ में ले लिया, और रानी उस पत्थर को देखकर ऐसे देखे जा रही थी जैसे वो उस पत्थर के सम्मोहन में मोह जाल में फंस चुकी हो। रानी को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था और वो वैसे ही काफ़ी देर तक बैठी रही। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद समय कैसे बीता
उसे खुद को पता नहीं चला और रात इतनी हो चुकी थी कि खाना खाने का वक्त हो चुका था। अभी तक रानी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। अब मामा मामी ने आवाज़ देना शुरू किया। जब मामा मामी ने आवाज़ लगाई तब जाकर रानी उस सम्मोहन से बाहर आई। उसने उस पत्थर को एक तरफ अपने कमरे की टेबल पर रख दिया और उठकर खाना खाने के लिए चली गई। जब वो खाना खाने के लिए टेबल पर पहुंची तब सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त रानी अजीब सी आवाज़ें निकालकर खाना खा रही थी और रानी आज खाना बहुत ज़्यादा खा रही थी। मतलब रोज़ अगर वो एक चपाती या दो चपाती खाया करती थी तो आज अभी तक लगभग रानी ने 6 से 7 चपातियाँ खा ली थी, लेकिन उसकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। ये बात मामा मामी को काफ़ी अजीब लगी और उन्होंने रानी को टोकते हुए कहा, बेटा क्या बात है, इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रही हो? और तुम जितना खाना खाओगी तुम पचा नहीं पाओगी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। रानी को इस बात का एहसास ही नहीं था। रानी अब खाते खाते रुक चुकी थी। उसने कहा, हाँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने खाना खाया है मामा जी, मुझे अभी भी भूख लग रही है। ये बात उसके मामा मामी को काफ़ी अजीब लगी। उन्हें लगा कहीं रानी की तबीयत तो नहीं बिगड़ चुकी है। फिर उन्होंने रानी को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा और कहा अगर सुबह तक उसे अच्छा नहीं लगा तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। रानी अपने मामा मामी की बात मानकर कमरे के अंदर चली गई। वो जब कमरे के अंदर पहुंची तो उसे घुसते ही ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके बिस्तर पर कोई एक काली बड़ी ऊंची सी परछाई बैठी हुई हो, जिसे देखकर रानी के मुंह से अचानक ही चीख निकल गई। उसे ऐसे चीखता हुआ सुनकर मामा मामी तुरंत भागकर उसके पास पहुंच गए। जब वो उसके पास पहुंचे तो रानी ने डरते डरते अपने कमरे के अंदर इशारा किया और कहा, वहाँ पर बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है मामा, प्लीज़ आप देखिए, वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा सा है। मामा ने दरवाज़ा खोलकर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मामा ने रानी को समझा बुझाकर कमरे के अंदर भेज दिया। रानी भी अब कमरे के अंदर जबकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कमरे के अंदर आ चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक रानी उसी पत्थर के साथ खेलती रही और अब लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। अचानक से रानी को फिर से वही काला बड़ा सा साया अपने कमरे में दिखाई देने लगा। रानी उसे देखकर काफ़ी डर रही थी। उसकी भयानक सी लाल लाल आँखें जिससे वो रानी को घूरे जा रहा था और रानी की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। जैसे जैसे वो रानी के करीब आता जा रहा था, रानी डर से अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कांप रही थी और अचानक से वो रानी के बिल्कुल करीब आया और गायब हो गया। रानी अब इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो तुरंत भागकर अपने बिस्तर पर लेट गई और उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक रानी की आंखों से नींद नदारद थी लेकिन आखिरकार उसे नींद लग गई और सुबह उसकी मामी स्कूल जाने के लिए उसे उठाने के लिए आई। लेकिन जब उन्होंने रानी को छूकर देखा तो रानी को तेज बुखार था। अब उन्होंने ये बात जाकर मामा जी को बताई। मामा जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लिया। वैसे भी उन्हें रानी की तबीयत रात से ही ठीक नहीं लग रही थी और वो खुद रानी के पास आकर बैठ गए। वो रानी से बात करने की कोशिश करने लगे लेकिन रानी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप आंखें बंद करके पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में
डॉक्टर वहाँ पर पहुँच चुके थे। डॉक्टर ने रानी का चेकअप किया। उनके हिसाब से रानी को नॉर्मल फीवर था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और एक इंजेक्शन बनाकर रानी को लगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने वो इंजेक्शन रानी के शरीर में घुसाने की कोशिश की, रानी ने अपनी आंखें खोल दी और रानी की आंखें पूरी तरह से लाल, बिल्कुल लाल, ऐसे जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। और उसने एक हाथ से डॉक्टर के हाथ को पकड़ लिया। डॉक्टर के हाथ को उसने इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि डॉक्टर चीखने और चिल्लाने लगा। वो इंजेक्शन उसके हाथ से गिर चुका था और रानी अब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। डॉक्टर को ये बात काफ़ी अजीब लगी और उसके मामा मामी को भी। डॉक्टर बिना इंजेक्शन लगाए वहाँ से जैसे तैसे अपने हाथों को छुड़ाकर भाग गया और अब रानी बैठकर उसी कमरे में राक्षसों की तरह जोर जोर से भयानक हंसी लगातार हंसे जा रही थी और ज़मीन पर बैठकर खुद के हाथ पैर पटक रही थी। वो खाने की मांग कर रही थी। वो कुछ मीठा खाने की मांग कर रही थी। ये बात अब मामा मामी को काफ़ी अजीब लग रही थी। रानी के मांगने पर जो भी मीठी चीज़ें मामी के पास थीं, मामी ने जैसे तैसे डरते डरते लाकर सब कुछ रानी के सामने रख दिया और मामा वहीं दूर से खड़े होकर रानी को देख रहे थे। इससे पहले कभी भी किसी ने भी रानी का ऐसा कोई रूप नहीं देखा था और ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि रानी के सामने लगभग 4 से 5 किलो की मीठी चीज़ें रखी गई थीं और रानी ने मुश्किल से 10 मिनट में ही उन सारी चीज़ों को खाकर ख़त्म कर दिया। और रानी वैसे ही जोर जोर से आवाज़ें लगाकर हंस रही थी, चिल्ला रही थी और कभी कभी तेज तेज चीखने लगती, जैसे ही उसके कमरे के विंडो को खोल दिया जाता। रानी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये बात अब मामा मामी को कहीं से भी सामान्य तो नहीं लग रही थी। खिड़की खोलने के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले 2-3 लोगों तक ये आवाज़ें पहुंच चुकी थीं और वो भागकर अब उनके घर में आ चुके थे उनका हाल चाल पूछने के लिए कि क्या बात है, ये कैसी आवाज़ें थीं। मामा मामी ने रानी के बारे में सब कुछ पड़ोसियों को बता दिया। पड़ोसियों में से एक लोगों ने ये बताया कि अगर रानी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब रानी सामान्य नहीं है। रानी के ऊपर किसी ऊपरी हवा का प्रभाव पड़ चुका है। ये बात सुनते ही मामी जी काफ़ी डर चुकी थी। वो तुरंत बोलने लगी, मुझे तो ये लग ही रहा था जी, लेकिन मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे तो सपने में भी ये चीज़ मैं नहीं सोच सकती कि रानी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे। ये बात किसी को भी वहाँ पर पता नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों ने ये कहा, अगर सच में ऐसा कुछ है तो जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण कीजिए, वरना ये मुसीबत सिर्फ रानी तक नहीं रहेगी, ये आप दोनों को भी परेशान करेगी। अब ये बात सुनते ही मामा जी ने पड़ोसियों से सलाह मशवरा किया और वहीं के बगल के मंदिर के एक पुजारी जी को बुलाकर घर पर ले आए। पुजारी जी जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए और कहा, ये आत्मा काफ़ी शक्तिशाली है और ये अतृप्त कैद की हुई आत्मा थी जिसको बिटिया गलती से अपने साथ लेकर आ गई है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे एक गुरुजी हैं जिन तक मैं संदेश पहुँचवा सकता हूँ। वो कल सुबह आप सब से मिलने के लिए और इस दोष का निवारण करने के लिए आ जाएंगे। ये बात सुनते ही तुरंत मामा और मामी पंडित जी के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, हमें नहीं पता पंडित जी, कुछ तो कीजिए। अब हम यहाँ
बच्ची के साथ इस घर में नहीं रह सकते, हमें बहुत डर लग रहा है। ये बातें सुनकर पंडित जी ने रानी के कमरे के बाहर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, चाहे जो भी हो जाए, कमरे के अंदर से कैसी भी आवाजें आने दो, ये कमरा कल सुबह पंडित जी के आने से पहले खुलना नहीं चाहिए। और पंडित जी वहां से जा चुके थे। ये बात बोलकर पंडित जी चले तो गए, लेकिन मामा मामी को अभी भी काफी डर लग रहा था, क्योंकि कमरा उस तरह से बांधने के बाद से रानी अब पहले से ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और अजीब अजीब सी आवाजों में बार बार चीख पुकार कर रही थी। अब तो लगभग पड़ोस के सारे लोगों में ये बातें फैल चुकी थी। अब पूरी रात वैसे ही आंखों में कटने वाली थी। मामा मामी के आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दोनों अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठे हुए थे। रानी पूरी रात वैसे ही चीख पुकार करती रही, लेकिन कोई भी उसके कमरे के आसपास तक नहीं गया। सुबह जैसे तैसे हो चुकी थी और अचानक उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मामा मामी काफ़ी डर चुके थे, फिर भी उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो मंदिर के पुजारी जी अपने गुरुजी के साथ उनके दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजे पर पंडित जी को देखकर मामा मामी के जान में जैसे जान आ गई थी। पंडित जी ने अब मामा मामी को घर से बाहर निकलने को कह दिया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा लगाया, रानी के चीख पुकार करने की आवाज़ें पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी थीं और मुश्किल से 10 मिनट के बाद ही रानी के चीखने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। रानी बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, सबसे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन सबको रानी की हालत बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं आया। मामा मामी भी वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुपचाप भगवान का नाम ले रहे थे और मुश्किल से आधे घंटे की क्रियाविधि करने के बाद दोनों पंडित घर से बाहर निकल कर आए और उन्होंने मामा मामी को ये बताया कि रानी अब उस आत्मा की कैद से मुक्त हो चुकी है। रानी गलती से उस तांत्रिक के पुराने आश्रम में पहुंच चुकी थी और उसने वहां से तांत्रिक की वो चीज़ चुराई जिसमें उसने एक आत्मा को कैद करने की कोशिश की थी। उसी वजह से वो बुरी आत्मा इनके साथ यहाँ तक आ गई थी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब हमने उस आत्मा को कैद कर लिया है और वो चीज़ हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हम आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकते, लेकिन अब आपकी बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है। उस दिन के बाद से मामा मामी ने रानी का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रानी की जिंदगी में माता पिता की जो कमी थी, वो कमी उसके मामा मामी ने कुछ समय में ही पूरी कर दी। रानी अब पूरी तरह से अपने मामा मामी को अपना चुकी थी और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।